हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आए 100 नंबर का एक महातांडव क्लास है। पूरा आज का ये वीडियो देख लो। मैं गारंटी लेता हूँ कि 100 में से 100 नंबर बिल्कुल आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100% यही सारे प्रश्न आएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न और महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा बुक आज की इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। अभी तैयार कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं मेरे दोस्त। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। महातांडव क्लास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग आपका 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, उससे ऊपर भी जा सकता है। महातांडव क्लास है, पूरा वीडियो देख लो। अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये क्लास को पूरा आप देख लो। वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नागरिक शास्त्र में उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करें, तो ये क्लास को देख लो। 100 में से 95 बिल्कुल पक्का है। तो चलिए शुरू करते हैं और आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर देखिए हमारे दोस्त, क्लास 12 सिविक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस बार हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो आपका पेपर में शुरुआत होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्नों से ही होता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि यल्तसिन क्या है, यल्तसिन के नेतृत्व में किन 3 गणराज्यों द्वारा सोवियत संघ की क्या है समाप्ति का अंत किया गया, ये आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 गणराज्यों की बात हो रही, तो वो आपका यूक्रेन, बेलारूस और रूस। ये क्या है, यूक्रेन, बेलारूस और रूस, ये 3 क्या है गणराज्य जो कि सोवियत संघ की क्या है समाप्ति का अंत हुआ। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया कि पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया की विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है। ए आपका रूस को, बी अमेरिका को, सी बर्लिन की दीवार, या डी भारत को। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, बर्लिन की दीवार हो जाएगा, जो कि पहले का आपका क्या है, पहले का डी था, दूसरे का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा, टिक लगा लीजिए, नहीं तो आप रट्टा मार लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति किसके पास है। यहाँ पर आप प्रश्न को समझिए, दूसरी बड़ी क्या है सैन्य शक्ति की बात हो रही है, तो वो आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, यूरोपीय संघ के पास है भैया। क्या है, यहाँ पर काफी विद्यार्थी कह रहे होंगे कि सर अमेरिका के पास है, चीन के पास है, रूस है, लेकिन मैं आपको बता दूं इनमें से आपका सी हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ी सैन्य शक्ति इसके पास ही है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर, आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में हुई, इस संगठन का एक सदस्य है। कौन है भैया इस संगठन का सदस्य। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को काफी पता होगा, जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं उनको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो जो चौथा प्रश्न है उनमें से आपका थाईलैंड हो जाएगा। बेसिकली इसमें 5 क्या है अस्थाई सदस्य हैं। सबसे पहला आपका इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा आपका सिंगापुर, 5वां थाईलैंड। ये इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। समझ में आ गया। तो इनमें से थाईलैंड हो जाएगा, जो कि एक क्या है आसियान की स्थापना में शामिल है। यहाँ पर विकल्प के थ्रू ही बताना है, बाहरी कोई भी आपको नहीं बताना है क्वेश्चंस का विकल्प। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है कि चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। जो चीन के क्रांति है भैया, ये किस वर्ष हुआ था ये बताना है आपको। 1947 में, 1949 में, 1951 में या 1954 में। तो जो चीन की क्रांति हुई थी प्यारे विद्यार्थी, वो आपका 1949 में हुई थी। इनमें से आपको मैं जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ सिविक्स के, इनमें से किसी का भी आपको क्या है विकल्प गलत लग रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। समझ में आ गया। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दक्षिण एशिया का कौन सा देश निरंतर सैनिक तानाशाही से प्रभावित रहा है। यानी जो दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जो निरंतर सैनिक तानाशाही से प्रभावित रहा है। ए आपका नेपाल, बी भूटान, सी पाकिस्तान या डी चीन। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया।
सातवां प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? यानी जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच जो शिमला समझौता हुआ, इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था ये कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो जो सातवां प्रश्न है इनमें से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा भैया? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर क्या है, हस्ताक्षर हुए थे। सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा यदि आप नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हो और काफ़ी अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं। अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने कुछ नहीं पढ़ाई किया है तो इसको आप तैयार कर लीजिए। वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम बताने वाले हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 1.5 घंटे का भी आपका वीडियो बन सकता है। आठवां प्रश्न देखिए, सार्क ब्रैकेट में देखिए, सार्क इसको ब्रैकेट में दक्षेस भी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो आपका 8 दिसंबर, क्या है, 8 दिसंबर 1985 को। समझ में आ गया? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। आर्ट्स के जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल पर मैं तैयारी कराता हूँ। 9 नंबर प्रश्न देखिए, ताशकंद समझौता, जो आपका ताशकंद समझौता है ये कब और किन देशों के बीच में हुआ था? ये आपका वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच, वर्ष 1960 में भारत और रूस के बीच, उसके बाद में देखिए वर्ष 1965 में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, या डी वर्ष 1962 में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ष 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, ताशकंद समझौता हुआ था। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये आपका 9 का बिल्कुल ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में क्या है, 10 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र क्या है संघ का अंग नहीं है? यानी यहाँ पर क्या है, अंग नहीं है, ये आपको बताना है। सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन, या आर्थिक एवं सामाजिक क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक संगठन, या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो इसके बारे में बताना है। 10 नंबर का आपका बी हो जाएगा, जो कि क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, वो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा, जिसको हम क्या है, WHO भी कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया? मैं सही हूं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर आपने सही कहा। समझ में आ गया? 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ पर है बाबू, ये बताना है। ए आपका घाना, बी हेग, सी आपका पेरू, या डी वेरिस में। तो ये आपका हैग हो जाएगा। क्या है? हैग हो जाएगा। जो इसकी राजधानी आपका नीदरलैंड है, नीदरलैंड में शायद ये क्या है, हैग जो है वहीं पर स्थित है इसका न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात हो रही है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, क्या पूछा गया 12 नंबर, कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष मानव अधिकारों की क्या सार्वभौमिक घोषणा की गई? यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसके किस वर्ष क्या है, अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर 12 का आपका सी हो जाएगा, वर्ष 1948 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत 1950 के दशक के, यहाँ पर देखिए दशक में लिख दिया, दशक में फ्रांस को किस देश के आंतरिक सुरक्षा की कठिन चुनौती, क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा शायद, क्या है, कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा? ए केन्या, बी वियतनाम, सी पेरू, या डी चेक। पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिए फिर इसका आंसर दीजिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक शास्त्र के जितने भी विद्यार्थी हैं इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और क्या है, बस आपको तैयारी करना पड़ेगा, मेहनत कीजिए और जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, जितने भी मैं वीडियोज ला रहा हूँ उसको आप तैयार कीजिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, HIV एड्स, यहाँ पर देखिए HIV एड्स से विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो वो आपका अफ्रीका हो जाएगा। यानी 14 नंबर का आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आ गया? 15 नंबर प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया? इस प्रश्न का आंसर हमने काफ़ी बार दे दिया है, काफ़ी चर्चित ये आपका क्वेश्चन है, तो तैयार कर लीजिएगा, जो कि आपकी तैयारी को क्या है, नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर इनमें से आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मई 1974 में शायद आपका भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण किया गया था, यानी इसी दिन को किया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, 1994 में, यहाँ पर देखिए 16 नंबर, 1994 में रवाड़ा की स्थित जनजाति का अस्तित्व खतरे में था। ये आपको बताना है किनके द्वारा? जायरो के द्वारा, पीगू, तुलसी, या इग्लू के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका 16 नंबर है किताबी भाषा से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, तुलसी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद में देखिए 17 नंबर, वर्ष 1972 में
क्लब ऑफ रोम, यहाँ पर देखिए वर्ष 1972 में क्लब ऑफ रोम के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? पर्यावरणीय विकास, क्या आवर कॉमन फ्यूचर, लिमिट्स टू ग्रोथ या पर्यावरणीय परिवर्तन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी? लिमिट्स टू ग्रोथ 1972 में क्लब ऑफ रोमन के द्वारा क्या है लिखी गई पुस्तक है। समझ में आ गया? बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर ना क्या है पिछले साल भी आया था और हर साल आने वाला क्वेश्चन है। 18 नंबर है, पर्यावरण पर क्या स्टॉकहोम सम्मेलन किस पर आयोजित किया गया? जो पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन है ये आयोजित किस सन में किया गया था? वर्ष 1992, वर्ष 1982, वर्ष 1972 या 1975? तो भैया यहाँ पर आपका राइट आंसर 1972 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए स्टूडेंट, मैं आपको काफ़ी बार बताता भी हूँ कि देखिए जो आपका बुक या क्वेश्चन बैंक में जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है इसका विकल्प क्या है गलत होता है, कभी कभी गलत होता है तो हमें रिसर्च करना पड़ता है। गूगल पर भी मैं रिसर्च करता हूँ तो वहाँ पर भी कभी कभी क्या घुमा देता है, गलत आंसर देने लग जाता है, कंफ्यूज कर देता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या होना चाहिए। मैं अपने तरफ से कोई भी क्या है एक प्रकार से मैं कहता नहीं कि इसका राइट आंसर ये है, मैं अंदाजा नहीं लगाता, जो सही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। समझ में आ गया? 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1960 में किन देशों के मध्य क्या है 1960 में देखिए वर्ष 1960 में किन देशों के मध्य जॉर्डन व यारमुग नदी विवाद रहा? जॉर्डन और क्या है यारमुग नदी जो है विवाद रहा। इजराइल सीरिया और इराक के बीच, सऊदी अरब इराक सीरिया के बीच, इजराइल जॉर्डन और सीरिया के बीच, या सऊदी अरब जॉर्डन या सीरिया के बीच? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भैया 19 नंबर प्रश्न का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1960 में जॉर्डन व यारमुक नदी विवाद रहा। इजराइल जॉर्डन और सीरिया के बीच में ये विवाद रहा। समझ में आ गया? 20 नंबर प्रश्न देखिए, 2000 में भारत में क्या है, यहाँ पर देखिए वर्ष 2000 में भारत में क्या प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन कितना था? यानी जो प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन था वो कितना था? 2000 की बात हो रही है वर्ष में। ए आपका क्या है 0.7 टन, बी 0.9 टन, सी 0.5 टन या डी 0.8 टन? तो बुक के हिसाब से देखा जाए तो इनमें से आपका बी राइट आंसर बता रहा था 0.9 टन, लेकिन हमने गूगल पर रिसर्च किया, यानी इसको सर्च किया था कि इसका राइट आंसर करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आपका बता रहा था 0.89 क्या है टन। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के युग में कौन सा संगठन विश्व के देशों के लिए क्या है व्यापक नियमावली बनाता है? क्या जो व्यापक नियमावली है ये बनाता है या बनता है, ये आपको बताना है। तो 21 जो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य या विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होगा वो WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन है। समझ में आ गया? काफ़ी विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को क्या सचेत कर देता हूँ भैया कि आप पहले प्रश्नों को पढ़िए, अच्छे से प्रश्न को पढ़िए। 15 मिनट जो पेपर का दिया जाता है उसका पूरा उपयोग कीजिए। अच्छे को पढ़ेंगे, जो प्रश्न का आंसर नहीं पता है उसका भी आंसर आपको याद आ जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? तो जो भारत में भैया वैश्वीकरण है इसका आरंभ 1991 से माना जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 22 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने, ब्रिटिश सरकार ने या बांग्लादेश ने? तो आपका जो 23 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका मुस्लिम लीग हो जाएगा, जो कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का अवधारणा इन्होंने ही दिया था, यानी इस मुस्लिम लीग के द्वारा ही दिया गया था। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं और भी प्रश्न देखते हैं। सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे और आपकी तैयारी को प्यारे विद्यार्थी एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगे। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं। समझ में आ गया? 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई इसके समय जो देश की सबसे बड़ी चुनौती थी इसके बारे में बताना है। ए आपका संविधान का निर्माण, बी राष्ट्रीय एकता सुरक्षा, सी योजना आयोग की स्थापना या डी संसद का निर्वाचन? तो जो 24 नंबर क्वेश्चन इनमें से आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता सुरक्षा हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या है,
राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये भी प्रश्न का आंसर हमने काफ़ी बार बता दिया है। आप लोग हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। आप बहुत लकी इंसान है जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि भैया आपकी तैयारी को हमें क्या नेक्स्ट लेवल लेकर जाना है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और जिन्होंने भी मेहनत किया भैया एक नया कीर्तिमान रचा है। मेहनत कीजिए तभी आप सफल होंगे भैया। तुक्का और ट्रिक ज़्यादा दिन काम नहीं चलेगा। समझ में आ गया? 25 नंबर प्रश्न देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष जो है भैया वो कौन है? तो आपका ये 25 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैयद फाजल अली हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे, या फजल अली भी कह सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? वर्ष 1947, वर्ष 1948, वर्ष 1949 या वर्ष 1951 में? तो जो हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था वो प्यारे विद्यार्थी कब हुआ था? वो आपका 1948 में हुआ था। समझ में आ गया? और बैकग्राउंड वॉइस आपको काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही होगी तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि भैया बैकग्राउंड वॉइस देखेंगे तो हम आपके लिए वीडियो नहीं बना पाएंगे। समझ में आ गया? देखिए बैकग्राउंड वॉइस क्या है, काफ़ी ज़्यादा आपको कुत्तों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, डॉगी का, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। पता नहीं क्यों भौंक रहा है सारा। तो देखिए यहाँ पर 27 नंबर जो क्वेश्चन है, सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो सर्वप्रथम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम भाग्य है, मिजोरम है, मेघालय है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मणिपुर हो जाएगा भैया, जो कि क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, चुनाव कराने वाला भारत का प्रथम भाग्य है। समझ में आ गया? 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 15 अगस्त 1947। मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, अभी तक 60% स्टूडेंट को अभी यही प्रश्न का आंसर नहीं पता होगा। सहमत होकर ईमानदारी से बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर आपको पता है या नहीं पता है। मैं 60% की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं मेरे अंदाजा के हिसाब से। भारतीय संविधान का यानी जो भारतीय संविधान ये कब लागू हुआ था इसका आंसर नहीं पता है। कितने को पता है कमेंट में ईमानदारी से बताइएगा, क्योंकि भैया हम तो देखने नहीं जाएंगे कि आपको पता है या नहीं। तो ईमानदारी एक ऐसा आपका अस्त्र है जिससे क्या है आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो जो आपका 28 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। समझ में आ गया? तो 28 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव के समय लोकसभा में कितने सीटें थी? जो प्रथम आम चुनाव है इसके समय जो लोकसभा है इसमें भैया कितने सीटें थी ये आपको बताना है, यानी जो सीटें थी ये इसके बारे में बताना है। 498 सीटें, 489 सीटें, या 364 सीटें, या 369 सीटें? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 489 हो जाएगा। लेकिन इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था, जैसा कि मैंने बताया कि मैं क्या रिसर्च करता हूँ कि एक क्या आपका एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका एक एक नंबर क्या वेस्ट हो, तो उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एक वीडियो बनाने के लिए हमारा लिटरली क्या 15-15 दिन चला जाता है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, 15-15 दिन चला जाता है लिखने में, रिसर्च करने में, क्वेश्चंस को ढूंढने में कि भैया आपका एक एक नंबर गलत ना हो। तो आप लोग क्या है मेहनत कीजिए, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आपका काफ़ी अच्छा स्कोर दिलाकर रहूँगा। बस आप लोग क्या साथ में हमारे बने रहिएगा, आप हमारे लोग साथ में कहिएगा भैया। तो जो आपका 29 नंबर प्रश्न है इनमें से जो आपका गूगल पर दिखा रहा था वो आपका दिखा रहा था 494 सीटें, 494 सीटें दिखा रहा था। लेकिन इसका राइट आंसर जो हमने बुक के हिसाब से देखा है वो आपका 89 सीटें बता रहा था, 90। तो याद रखिएगा इतना बता रहा था। और भी देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 30 नंबर क्या पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? यानी जो भारतीय जनसंघ है इसका जो गठन है ये कब हुआ इसके बारे में बताना है। ए आपका वर्ष 1949 में, बी वर्ष 1951 में, 1954 में, 1955 में? तो जो 30 नंबर प्रश्न है भैया इनमें से आपका बी हो जाएगा, 1951 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा भैया भारतीय जनसंघ का गठन इसी सन में हुआ था। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 31 नंबर प्रश्न, इंडिपेंडेंट, यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा क्या शेड्यूल्ड कास्ट
फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर पहले प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन का आंसर आराम से आसानी से पता चल पाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबा भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे फिलहाल इसका राइट आंसर 31 नंबर का। और मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हो रहा है, इसके आंसर में डाउट हो रहा है, तो प्लीज़ इसका कंफर्म आंसर हमें बताइएगा, या मैं सही हूँ बी वाला जो बाबा भीमराव अंबेडकर है, मैं सही हूँ तो इसका जरूर आंसर आप जरूर बताइएगा। क्योंकि भैया मैं आप लोगों का कमेंट में रीड करता हूँ, सारे क्वेश्चंस का आंसर देखता हूँ। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, योजना आयोग को किस आयोग ने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास, वित्त निर्माण आयोग, या इनमें से नहीं? तो 32 का आपका ए पर आप आंख मूंद कर टिक लगा देना, बोर्ड एग्जाम में जब आएगा कॉपी में यही लिख दीजिएगा। आंख मूंद कर मैं गारंटी लेता हूँ 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। समझ में आ गया? और इस वीडियो में जितने भी बताए गए प्रश्न हैं सारे क्या है, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। समझ में आ गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट में 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? जो प्रथम आपका पंचवर्षीय योजना है इसका जो प्रारूप है किसने तैयार किया था? तो वो आपका क्या हो जाएगा 33 नंबर का राइट आंसर आपका के.एन. राज हो जाएंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, इन्होंने ही क्या है प्रारूप तैयार किया था। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 34 नंबर, वर्ष 1987 वर्ष 1987 और 91 के मध्य नव लोकतांत्रिक अभियान कहाँ चलाया गया? केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में, या उड़ीसा में? तो यहाँ पर जो आपका 34 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका ए हो जाएगा, केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिलहाल इसका राइट आंसर केरल है। आपके हिसाब से क्या होता है, देखिए आप लोगों का हमें राय एक प्रकार से टिप्पणी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैया आप लोगों के हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। आप लोग कमेंट करते हो, आप लोग बोलते हो कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो हम आप लोगों की तैयारी पर और जो बोर्ड एग्जाम में आने के इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि भैया अब तो सिलेबस का टाइम हमारा जा चुका है, अब हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधे आपके पेपर में आए, तो उसी सभी क्वेश्चंस को हम तैयार करा रहे हैं। उसके बाद में देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से भारत की विदेश नीति का क्या उद्देश्य है? निम्न में से भारत का विदेश नीति पर क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर ये सभी पर आप आंख मूंद कर टिक लगा दीजिएगा जब ये आपका क्वेश्चन आए। यहाँ पर भैया शांतिपूर्ण से अस्तित्व भी भारत का भैया एक प्रकार से विदेश नीति है, साम्राज्यवाद का विरोध भी एक प्रकार से विदेश नीति है, और निशस्त्रीकरण भी एक प्रकार से क्या है भारत की विदेश नीति है। तो यानी ये भारत की जो विदेश नीति है तीनों ही है। तो भैया आप डी पर टिक लगा दीजिएगा। कन्फर्म है? समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा क्या है वर्णित है? ए आपका अनुच्छेद 21 में, बी अनुच्छेद 44 में, सी अनुच्छेद 51 में, या डी अनुच्छेद 69 में? तो जो आपका 36 नंबर क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, 36 नंबर का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है 36 नंबर प्रश्न का। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अभी तक आप लोग प्यारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर नहीं किए तो कर दीजिए। क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो हमें खुशी मिलती है, एक प्रकार से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। किस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है? नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना, और भी ज़्यादा वीडियो बनाना, और भी सारी चीज़ों को करना। तो कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, खासकर इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। लिटरली मैं बताऊँ आपका 14 दिन इस वीडियो में लगा है, मेरा 14 दिन इस वीडियो में हमें लगा है रिसर्च करने में, लिखने में। तो आपका एक लाइक काफ़ी मेहनत को उतार सकता है। वैसे मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में कह रहा हूँ। उसके बाद में देखिए तो यहाँ पर क्या पूछा गया 37 नंबर क्वेश्चन कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका जो किया गया था भैया वो कहाँ पर किया गया था? बेलग्रेड में किया गया था। जो आपका बेलग्रेड है इसमें किया गया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल संधि, क्या पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन कि सिंधु नदी जल संधि किन देशों के बीच हुई? ए अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान। तो 38 नंबर का आपका डी हो जाएगा। जब भी ये प्रश्न दिखे यहाँ पर डी वाले यानी भारत और पाकिस्तान, जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। 1 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है।
समझ में आ गया। जैसा कि मैं आपको शुरुआत से ही बताता आ रहा हूँ कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एक प्रकार से उनकी आंखें अब खुली है जाकर, तो अभी से अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या है, समय नहीं है। तो इसी में आपको हम ऐसा तैयार करा देंगे, ऐसा ट्रेन कर देंगे, क्या है, एक प्रकार से मैं ऐसा ट्रेन आपको कर दूंगा कि जिससे आप क्या है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे भैया जवाहरलाल की मृत्यु के समय, वो क्या है, के कामराज थे। समझ में आ गया। जो के कामराज है ये इन्हीं थे भैया, क्या है, जवाहरलाल की मृत्यु के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1967 के आम चुनाव के परिणाम स्वरूप, जो 1967 का आम चुनाव हुआ, इसके परिणाम स्वरूप निम्न में से किस राज्य में कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी, या जो कांग्रेस सरकार है किस राज्य में नहीं बन सकी, इसके बारे में बताना है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या ये सभी। तो भैया ये जब क्वेश्चन दिखे तो उनमें से आपको जहाँ पर भी दिखे ये सभी, उस पर टिक लगा दीजिएगा, एक नंबर मिल जाएगा। क्योंकि भैया जो 1967 में आपका क्या है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस सरकार नहीं बना सकी। समझ में आ गया। तो आपका 40 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए सारे क्वेश्चंस को बताएंगे और आपके तैयारी को हम बताएंगे। देखिए हम क्या है, वैसे बताना होता तो मैं इसका आंसर आपको एज इट इज में बताता चलता, लेकिन मुझे समझाना है आपको, ताकि भैया एक बार आप याद कर लें तो उसको बार बार आपको एक प्रकार से दिमाग में फीड रहे। 41 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा क्या है समर्थित, इंदिरा गांधी यहाँ पर समर्थित है, समर्पित भी हो सकता है, समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार कौन थे? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल इनमें से आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी। यहाँ पर देखिए बी गिरी हो जाएंगे इसकी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि किस आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? क्या है, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, किस सन में दिया था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्ष 1971 हो जाएगा। किन्होंने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था, याद रखिएगा। सन का नाम याद रख लीजिए, 1971 में। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, किस कन्नड़ लेखक ने आपातकाल के विरोध में अपनी पद्म भूषण की पदवी वापस ले ली थी? जो भैया आपातकाल हुआ शायद 1975 में आपातकाल हुआ, तो उसमें क्या है पदवी की क्या नहीं, किस लेखक ने, जो कन्नड़ लेखक की यहाँ पर बात हो रही है, कन्नड़ लेखक है, तो उन्होंने क्या अपने पद्म भूषण की जो पदवी क्या है वापस ले ली थी? तो वो आपका फणीश्वरनाथ रेणु जी हो जाएंगे, शिवराम कारंत हो जाएंगे, या सुमित्रा नंदन पंत, या महादेवी वर्मा। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, शिवराम कारंत हो जाएंगे, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के लगभग कितने महीने पश्चात चुनाव कराने की घोषणा की गई? ए आपका 15 माह, बी 16 माह, सी 18 माह, या डी 19 माह। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी वो क्या हो जाएगा? इनमें से आपका 18 माह हो जाएगा, लेकिन इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था तो वहाँ पर 6 महीने दिखा रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल जो बुक के हिसाब से हमने 18 माह लगा दिया है, लेकिन गूगल वाला भी क्या है एक प्रकार से 6 महीने वहाँ पर बता रहा था। तो दोनों में जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कन्फर्म करके जरूर बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 के बाद में 45 देखिए क्या है, भारतीय क्रांति दल का गठन किसने किया? मजूमदार, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण क्या है आडवाणी, या चौधरी चरण सिंह। तो भारतीय जो क्रांति दल का गठन किसने किया था? तो वो भैया आपको कौन हो जाएंगे? 45 का आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, जो कि भारतीय क्रांति दल का गठन इन्होंने ही किया था। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यानी किस क्या अनुच्छेद के अंतर्गत जो आपातकाल है इसकी घोषणा कभी भी की जा सकती है? तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा? 352 हो जाएगा। 352 अनुच्छेद के अनुसार कभी भी क्या है भारत में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कि संविधान के 73वें व 74वें संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया? वो आपका जो प्रावधान किया गया था वो आंसर सी में किया गया था, स्थानीय निकाय में आरक्षण। जो स्थानीय निकाय है उसमें आरक्षण 73वें व 74वें क्या है संशोधन में किया गया था, जो संविधान था। तो 47 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर, राष्ट्रीय पुनर्वास, 48 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
पुनर्वास नीति कब लागू की गई? वर्ष 2000 में, वर्ष 2001 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2005 में? तो जो आपका 48 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2003 हो जाएगा इसका राइट आंसर। गूगल पर आपका 2004 बता रहा था, तो कंफर्म करके बताइएगा। देखिए हम आप लोगों को इसलिए बता देते हैं कंफर्म करने के लिए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि सर इसका आंसर ये नहीं है, ये होना चाहिए। कभी बार क्या होता है, गलत नहीं होता, काफ़ी बार सही भी होता है, तो उसको हम रिसर्च करते हैं। कभी कभी क्या गलती हो जाती है मुझसे भी, तो आप लोग भी क्या है गलती को, क्या है गलती कभी कभी होती है, बार बार नहीं होती, तो उसको क्या है बार बार नहीं दोहराया जाता है। तो आप लोग भी रिसर्च कीजिए, और क्या है रिसर्च करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से मैं एक एक नंबर आपकी बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि एक एक नंबर आपका बचे और आप काफ़ी अच्छा स्कोर करें बोर्ड एग्जाम में। तो जो 48 नंबर प्रश्न था प्यारे विद्यार्थी, इसको भी हमने बता दिया है, 48 का सी राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ष 1970 और 80 के दशक में, क्या है 1970 और 80 के दशक में कौन सा संगठन अस्तित्व में आया? कौन सा संगठन जो है क्या है अस्तित्व में आया? दलित पैंथर संगठन, भारतीय किसान यूनियन, नियोजित विकास आंदोलन, या डी नेशनल क्या है फिश वर्कर्स फोरम? तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन हो जाएगा, जो कि 1970 और 80 के दशक में संगठन क्या है यही भारत के क्या है अस्तित्व में आया। उसके बाद में देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उसके बाद में केरल, आंध्र प्रदेश। तो इसका हमने काफ़ी बार आंसर दे चुका हूँ, पता होगा आप लोगों को, आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा क्या गया है कि निम्न में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया? यानी जो कौन सा राज्य है जिसका जो गठन है कि भैया एक ये राज्य अलग से निकाल दो, ये क्या है ये भाषा के लोग इसमें रहते हैं। तो इनमें से डी हो जाएगा हरियाणा के भैया हरियाणवी बोलते हैं, पंजाबी के पंजाबी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश के कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ये सारी चीज़ें भाषाएं बोली जाती हैं। तो हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो पंजाब में भी क्या हिंदू जो जाते हैं तो वहाँ पर वो हिंदू लैंग्वेज यूज करते हैं, हरियाणवी वाले हरियाणवी बोलते हैं। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या एक प्रकार से भाषा होते हैं। नॉर्थ वाले में नॉर्थ में सबसे ज़्यादा हिंदी ही चलती है, लेकिन जो साउथ में कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उसके बाद में सारी भाषाएं चलती हैं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिजो नेशनल क्या पूछा गया है, मिजो नेशनल फ्रंट का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ? क्या है किसके नेतृत्व में हुआ था ये बताना है आपको। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, इन्हीं 4 ऑप्शंस के थ्रू बताना है। तो इनमें से आपका ए हो जाएगा, लाल डेगा हो जाएंगे इसके राइट आंसर, यानी 52 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, सिक्किम विधानसभा का पहला, जो सिक्किम है भैया, विधानसभा का पहला लोकतांत्रिक चुनाव कब हुआ इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वर्ष 1974 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो कि सिक्किम विधानसभा का क्या पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, लिट्टे से जुड़े, क्या है लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने, यहाँ पर देखिए जो श्रीलंकाई तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी, यानी किस सन में हुआ था? मार्च 1990 में, मई 1991 में, सी क्या जुलाई 1990 में, या डी जून 1992 में? तो जो आपका 54 नंबर है इनमें से आपका बी हो जाएगा, मई 1991 हो जाएगा, जो कि श्रीलंकाई तमिलों ने राजीव गांधी की हत्या की थी कब? मई 1991 में। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1978 में किस समुदाय की स्थिति में, क्या है वर्ष 1978 में किस समुदाय, यहाँ पर देखिए किस समुदाय, यहाँ पर देखिए किस समुदाय की स्थिति में क्या है सुधार हेतु, जो सुधार हेतु मंडल आयोग का गठन किया गया? ए आपका पिछड़ा समुदाय, बी आपका उच्च वर्गीय समुदाय, सी कृषक समुदाय, या डी इनमें से नहीं? तो आपका जो 55 नंबर क्वेश्चन है इनमें से आपका ए हो जाएगा, पिछड़े समुदाय हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, यहाँ पर देखिए नागरिक शास्त्र का आज तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट में ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? जो कार सेवकें हैं इनके द्वारा जो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद है इसका ढांचा कब गिराया गया इसके बारे में बताना है। तो 56 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 56 का जो आपका बी हो जाएगा, यानी 6 दिसंबर 1992 को आपका क्या है कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने
56 महत्वपूर्ण यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया, जो कि नागरिक शास्त्र का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो है। क्लास 12 सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आ चुके हैं, यानी प्रश्न सहित उत्तर बताने वाले हैं। पूरे बुक का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तैयार कर लेंगे तो इस बार के बोर्ड एग्जाम में यही सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या है बहुविकल्पीय प्रश्न को बना दिया है, वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। पूरे बुक का लिया गया वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट इस बार नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न आपका पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया सबसे पहला प्रश्न कि सोवियत संघ का, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना, यानी जो सोवियत संघ है इसका जो उत्तराधिकारी राष्ट्र है ये कौन बना, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 2 नंबर का आपका एक प्रश्न खासकर ये नागरिक शास्त्र में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आंसर देखिए क्या पूछा गया है कि वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस क्या है निम्नलिखित रूप में उत्तराधिकारी राष्ट्र बना था, यानी जो रूस है निम्नलिखित में से क्या है उत्तराधिकारी राष्ट्र बना था। सबसे पहला देखिए, इसमें रूस को ही परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा है सुरक्षा परिषद में रूस का स्थान दिया गया। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था सोवियत संघ उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना, तो वो आपका रूस था, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न का आंसर ऐसे दे रहा है, देखिए जितना बार क्या जितना होता है उतना ही कीजिए, जैसा कि मैं हर एक वीडियोज में बताता हूँ, जितना पूछा गया उतना ही का आंसर दीजिए, क्योंकि भैया आपको बहुत सारे प्रश्न करना है, इसी पर तो आपको डिपेंड नहीं रहना है। आपको बहुत सारे नंबर चाहना है, 100 में से 100 लाना है, तो उतने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, उतने के लिए आपको क्या है सारे क्वेश्चन को अटेंड करना पड़ेगा। तो जो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राष्ट्र के बारे में बात पूछा गया था, इसका आंसर हमने दे दिया, जैसा कि देख सकते हैं। और इस वीडियो में जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द्विध्रुवीयता का अंत किस वर्ष हुआ था। जो आपका द्विध्रुवीयता है इसका जो अंत हुआ था ये किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में बताइए। तो आंसर देखिए 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ, यानी जो 25 दिसंबर 1991 है इसको सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था का क्या है पतन हो गया और विश्व का एक ध्रुवीय बन गया, जिसमें सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व क्या है स्थापित रहा। यानी यहाँ पर जो प्रश्न आपका पूछा गया था प्यारे दोस्त कि द्विध्रुवीयता का अंत किस वर्ष हुआ था, तो वहाँ पर देख सकते हैं 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के पतन के साथ ही विश्व में द्विध्रुवीय व्यवस्था का पतन हो गया। यानी जो आपका सोवियत संघ था पहले 15 क्या उसमें एक प्रकार से देश शामिल हुआ करते थे, लेकिन वो क्या है विखंडित हो गया, जिसमें सबसे बड़ा भाग जो है रूस का आया। और उसमें क्या है यहाँ पर देखिए विश्व एक ध्रुवीय बन गया, जिसमें सबसे क्या ज़्यादा क्या सिर्फ अमेरिका का वर्चस्व स्थापित रहा। समझ में आ गया। और अभी भी भैया उसी का ही वर्चस्व स्थापित है, बाकी के सारे जो देश हैं अब खोखले हो चुके हैं। समझ में आ गया। अफगान संकट की घटना, जो आपका अफगान संकट है इसकी घटना कब घटी, इसके बारे में बताइए। तो आंसर देखिए किस तरह से इसका आंसर देना है। वर्ष 1979 के अंत में वर्ष 1979 के अंत में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के हस्तक्षेप ने क्या, सोवियत संघ का जो हस्तक्षेप है इसने गंभीर संकट क्या है पैदा कर दिया था। राष्ट्रपति क्या कार्टर ने, जो राष्ट्रपति कार्टर है या कार्टर ने अफगानिस्तान में क्या सोवियत हस्तक्षेप को विश्व शांति के लिए क्या खतरा बताया था। तो जो अफगान संकट था, जैसा कि आप देख सकते हैं, छोटा छोटा में एक आपका 2-2 लाइन में इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा, ज़्यादा बड़े में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका शब्द सीमा भी निर्धारित होता है कि 25 शब्दों में लिखना है, 30 शब्दों में लिखना होता है, तो जितना पूछा गया उतने में ही लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म किसके अंतर्गत हुआ। जो आपका सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है इसका जो जन्म है ये किसके अंतर्गत हुआ, इसके बारे में बताइए। तो आंसर देखिए क्या है, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म अमेरिका के नाटो के अंतर्गत, जो अमेरिका है इसकी नाटो के अंतर्गत हुआ। नाटो का कार्य यूरोपीय देशों के प्रति क्या है सामूहिक सैनिक सहायता तथा सामाजिक आर्थिक सहयोग करना था। यानी यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि क्या सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का जन्म किसके अंतर्गत हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के नाटो के अंतर्गत हुआ। नाटो में शायद अभी क्या है 28 देश थे शायद, अभी तक भारत क्या है शामिल नाटो में नहीं हो पाया, लेकिन जल्द ही आपको क्या है शामिल मिलेगा
नाटो में। समझ में आ गया। तो आपका जो 4 नंबर प्रश्न था इसका आंसर हमने दे दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी आराम से देख कर सारे क्वेश्चंस को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको देखिए, रिसर्च कीजिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे एग्जामिनर आपका भैया रुख देख सकता है, एक प्रकार से देख सकता है कि कॉपी आके आपने किस तरह से लिखा है, किस तरह से लिखा है। जब आप इंप्रेस कर देंगे एग्जामिनर को एक प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न में और अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो आपके लिए क्या है, आसानी से क्या है नंबर पाना बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या है मुमकिन काम नहीं है। एक प्रकार से जो नंबर आपको मिलेगा बहुत ही आराम से मिलेगा और सारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। एग्जामिनर आपके एक एक क्वेश्चन को देखेगा और सारे क्वेश्चन का आंसर पूर्ण रूप से देगा। आपने चाहे जो भी लिखा हो, छोड़िएगा एक भी प्रश्न को नहीं, हमने काफ़ी बार बताया अपनी वीडियोज में। उसके बाद में देखिए क्या है, 5वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह, यहाँ पर देखिए आसियान का जो झंडे का प्रतीक चिन्ह है लोगों का क्या दर्शाता है, यानी जो लोग हैं उनको क्या दर्शाता है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आसियान के प्रतीक चिन्ह में 10 क्या है बारीक स्टिप्स, यहाँ पर देखिए 10 जो बारीक क्या है स्टिप्स दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों को इंगित करता है जो आपस में क्या है मित्रता और एकता के धागे से बंधे हुए हैं। यहाँ पर आप पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न भैया क्या पूछा गया है कि आसियान के झंडे का प्रतीक चिन्ह लोगों को क्या दर्शाता है। तो भैया 10 देश हैं इसमें शामिल आसियान में, तो जो इसका देखिए स्ट्रिप्स क्या जो 10 बारीक स्ट्रिप्स दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों का इंगित करता है जो कि आपस में क्या मित्रता और एकता को धागे को क्या एक प्रकार से एक दूसरे के साथ में सहायता। जिस प्रकार से क्या होता है एक क्या है, जिस प्रकार से एक शादी होता है तो शादी में क्या 7 बंधों का एक प्रकार से 7 बंधन का वचन दिया जाता है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि भैया हम एक दूसरे की सहायता में जो हमारे मित्र होते हैं वो सहायता करते हैं उसी प्रकार से। समझ में आ गया। तो 5वां प्रश्न का भी आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, सार्क के किन्हीं 2 क्या है उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जो आपका सार्क है इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का आपको उल्लेख करना है। तो आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए शार्क के 2 उद्देश्य क्या है, 2 उद्देश्य निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला आपका दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति एवं क्या है स्थायित्व बढ़ाना। जो दक्षिण एशिया आपका क्षेत्र है इसमें शांति और क्या है स्थायित्व बढ़ाना। उसके बाद में और देशों के बीच क्या है स्थायित्व बढ़ाना और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। क्या है जो और देश है इसके बीच क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। दूसरा है भैया सदस्य देशों के बीच क्या है बहुपक्षीय तरीकों से, जो सदस्य देश हैं इसके बीच बहुपक्षीय तरीकों से परस्पर सहयोग बढ़ाना, जिसमें क्या है देशों के बीच, जिसमें क्या है देशों के बीच व्यापार भी शामिल है, जिसमें जो देश है इसमें क्या है व्यापार भी शामिल है सदस्य देशों के बीच। तो ये भैया सार्क के 2 उद्देश्यों को हमने बता दिया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है। देखिए आप क्या लिख कर भी इसका आप क्या कॉपी में लिख सकते हैं, नहीं तो टिक लगा लीजिए क्वेश्चन बैंक से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, यूएनपी क्या है। जो यूएनपी है ये क्या है, इसके किन्हीं 2 मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी जो यूएनपी है ये क्या है, इसके जो किन्हीं 2 कार्य हैं इसके बारे में आपको क्या है उल्लेख करना है। तो आंसर देखिए क्या है यूनाइटेड नेशनल, यहाँ पर देखिए आंसर यूनाइटेड नेशनल क्या है नेशन एनवायरनमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है वैश्विक ताप वृद्धि जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, खतरों के प्रति विश्व को सचेत करना एवं इसे कम करने के उपाय, इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा हेतु प्रयास करना, इसको भैया कहा गया है यूनाइटेड क्या है नेशंस एनवायरनमेंट, यूनाइटेड जिसको क्या कहते हैं भैया यूएनईपी, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी। ऐसे ही आपका पूछा जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फुल फॉर्म पूछा जाएगा। समझ में आ गया, तो फुल फॉर्म भी इसका बताना होगा। इसका क्या काम है भैया कि खतरों के प्रति क्या है जो भी खतरा आता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड या पर्यावरण सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी खतरा आते हैं उसके बारे में बताना और उसके बारे में उपाय सुझाना कि भैया ये उपाय करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 2 विशिष्ट अभिकरणों का नाम बताइए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है किन्हीं 2 विशिष्ट जो अभिकरणों हैं इसके आपको नाम बताना है। सबसे पहला आपका यूनेस्को हो जाएगा, यूनेस्को। उसके बाद में दूसरा OPCW हो जाएगा, OPCW हो जाएगा, जो कि 2 विशिष्ट अभिकरणों का नाम है जैसा कि हमने बता दिया है। इतना लिख देंगे, 2 नंबर आपको
दे देगा एग्जाम, ज़्यादा आपको झंझट नहीं पालना है। समझ में आ गया। तो 8वां प्रश्न भी हमने बता दिया है। और जैसा कि हमने आपको बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को रोक कर भी आप सारे क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको रिसर्च कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के किन्हीं, युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के किन्हीं 4 खतरों का उल्लेख कीजिए। युद्ध के अतिरिक्त भैया जो मानव सुरक्षा है इसके 4, देखिए युद्ध के अतिरिक्त मानव सुरक्षा के निम्न में से खतरे भी हैं। सबसे पहला आपका आतंकवाद, दूसरा निर्धनता, तीसरा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, चौथा आपका मानवाधिकार का हनन। समझ में आ गया। खतरा भैया आतंकवाद से रिलेटेड कि आतंकवाद हो जाए, निर्धनता यानी भैया पैसों की कमी ना हो जाए, भिखारी बन जाए। उसके बाद में क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या यानी आपको भैया किसी स्वास्थ्य संबंधी होगा भैया, मान लीजिए किडनी फेल हो गया या एक प्रकार से टीबी होगा, टीबी जो बीमारी होती है ना, ये सारी चीज़ें जो बीमारी होती हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मान लीजिए कि आपके गले में प्रॉब्लम है, तो इस सबसे प्रॉब्लम में फिर मानवाधिकार का हनन, मानवाधिकार के यानी भैया कि आपका अधिकार नहीं हो रहा, उसमें आपका एक प्रकार से सम्मान नहीं मिल रहा, आपका हनन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, युद्ध के अतिरिक्त भी ये 4 खतरे हैं जो कि इस प्रकार से बताए गए हैं नागरिक शास्त्र के रूप में। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न, भौतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। जो भौतिक पर्यावरण है इसको आपको परिभाषित करना है, इसका आपको आंसर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कभी कभी क्या है थोड़ा थोड़ा बड़े में आंसर देना पड़ रहा है, लेकिन इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ तक भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। ज़्यादा संकोच मत करिएगा, बस आप राइटिंग में लिखिएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया कि भौतिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो आंसर देखिए क्या है, पर्यावरण का प्राकृतिक के द्वारा निर्मित क्या है, प्रकृति के द्वारा निर्मित भाग भौतिक पर्यावरण कहलाता है। मानव के जन्म लेते ही, मानव के क्या है जन्म लेते ही वो अपने चारों एक विशेष भौतिक वातावरण पाता है। यही सारे तत्व क्या है सम्मिलित रूप से भौतिक पर्यावरण कहलाते हैं। इसके अंतर्गत नदियाँ, महासागर, पर्वत, मैदान, झील आदि शामिल किए जाते हैं। क्या है, आदि ये शामिल किए जाते हैं। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या आते हैं, हमने बता दिया है। पर्यावरण की क्या है जो पर्यावरण की प्रकृति द्वारा निर्मित भाग भौतिक पर्यावरण कहलाता है। इसमें जो अंतर्गत आता है नदियाँ आ जाती हैं, महासागर, पर्वत, मैदान, झील आदि, ये सारी चीज़ें शामिल हैं भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत। समझ में आ गया। 10 नंबर जो प्रश्न था हमने इसका बता दिया आंसर। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कौन कौन से समझौते किए गए हैं। जो आपका वैश्विक संपदा की सुरक्षा है इसके लिए कौन कौन से जो समझौते हैं ये किए गए हैं, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए निम्न समझौते किए गए हैं, यानी कुछ इस प्रकार के जो है समझौते किए गए हैं। सबसे पहला आपका अटलांटिका संधि, अटलांटिका संधि 1959, ये आपका सबसे बड़ा समझौता हो गया। दूसरा आपका है अटलांटिक पर्यावरणीय क्या है न्यायचार या नयाचार अथवा प्रोटोकॉल 1991। तीसरा है मॉन्ट्रियल क्या है मॉन्ट्रियल न्यायचय क्या है मॉन्ट्रियल यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल न्यायाचार अथवा प्रोटोकॉल 1987। समझ में आ गया। तो वैश्विक संपदा सुरक्षा के लिए कौन कौन से क्या एक प्रकार से कारक समझौते हैं, 3 कारक आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको एग्जामिनर लिख देगा। नहीं तो आप 2 ही बता देंगे तो आपको क्या है 2 नंबर दे देगा, ज़्यादा वो करेगा नहीं। बस आप क्या क्वेश्चंस का आंसर राइटिंग में लिखिएगा। कैसे लिखना है, नागरिक शास्त्र की कॉपी हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप वो वीडियो वाला जरूर देख लीजिएगा, यानी कॉपी कैसे लिखी जाती है, जिससे आपको ज़्यादा कुछ हेल्प क्या है मिलेगा बोर्ड एग्जाम में कि कॉपी कैसे लिखते हैं। देखिए पढ़ते तो हर एक विद्यार्थी है, तैयारी भी अच्छे से करते हैं, और कुछ धुरंधर भी स्टूडेंट होते हैं जो अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन उनकी राइटिंग और लिखने का तरीका नहीं मालूम होता, जिसमें क्या है उनकी तैयारी जो है 100% पूरी कंप्लीट है, लेकिन उनको मिलता नंबर है 80% 70% है। तो आपको ऐसा ना करना पड़े, आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए आपको क्या कॉपी वाली वीडियो पूरी देखनी है। जाकर आप कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, उसमें आपको अपनी पूरी चीज़ें बताइए कि क्या नहीं करना है, क्या करना है, जिससे एग्जामिनर जो है खुश होकर आपको नंबर देगा। समझ में आ गया। तो जाकर आप वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन मैकडोनाल्डीकरण से क्या अभिप्राय है। जो आपका यहाँ पर मैकडोनाल्डीकरण, इसके बारे में अभिप्राय बताना है। तो देखिए वो प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक और
आर्थिक रूप से प्रभावशाली संस्कृति कम प्रभावशाली संस्कृति पर अपना क्या है प्रभाव छोड़ती है तथा उसे अपने जैसा बनाने का प्रयास करती है, उससे क्या है मैकडोगल, यहाँ पर देखिए मैकडोनाल्डीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ये कहाँ से आप प्रश्न लेकर आ रहे हैं, तो जो आपका नागरिक शास्त्र का बुक है उससे ही लिया गया प्रश्न है। और ये नहीं कि आप लोग सोचते हैं कि सर हमने क्वेश्चन बैंक लिया है तो क्वेश्चन बैंक से कैसे आएगा। देखिए हमने क्वेश्चन बैंक वाला भी वीडियो ऑलरेडी बना दिया है चैनल पर, नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये भी वीडियो आपको देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भैया बुक से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपका जो क्वेश्चन बैंक है उससे आपका 60% से 70% आ जाएगा, लेकिन बाकी के जो 30 और 40% है वो आपका बुक से ही आएगा, बाहरी नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थी। तो आपको तैयार करना है, सारे क्वेश्चंस को तैयार करना है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद, यहाँ पर देखिए जो पंडित नेहरू जी हैं ट्रिस्ट विद टेस्टनी अथवा वाग्यवधु से चिर क्या है प्रतीक्षित भेंट भाषण कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। पंडित जो नेहरू जी हैं जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या है यहाँ पर देखिए वाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट भाषण कहाँ दिया था। तो आंसर देखिए पंडित नेहरू ने उक्त भाषण 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद में संविधान सभा का एक विशेष सत्र को क्या है संबोधित करते हुए दिया था। यहाँ पर देखिए पंडित नेहरू ने उक्त भाषण 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को संसद से संविधान सभा के, देखिए संसद से संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए दिया था। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि पहले जिसे पूर्वी क्या पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था वर्तमान में उसका नाम क्या है भैया। बहुत से स्टूडेंट के मैं अभी भी बता रहा हूँ 60% स्टूडेंट को अभी नहीं पता होगा। अब काफ़ी विद्यार्थी कहेंगे कि सर आप तो ये पहले भी बता रहे थे कि हमें नहीं पता है, ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। यानी जो हमने एक क्वेश्चन बताया था वीडियो में कि भैया भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो 60 से 70% उसका आंसर किसी को नहीं पता होगा। इस चैनल पर जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमें पता है। तो जो इसमें राइट आंसर है देखिए पाकिस्तान में दो क्षेत्र शामिल किए क्या, जो यहाँ पर 2 बार आ गए। पाकिस्तान में 2 क्षेत्र शामिल किए गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान का पूर्वी क्या है, पाकिस्तान जो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा, क्षेत्र वर्तमान में जो बांग्लादेश के रूप में जाना जाने लगा। यानी यहाँ पर क्या है पूर्वी पाकिस्तान, देखिए पूर्वी पाकिस्तान और क्या है यहाँ पर तो 2 क्षेत्र थे पूर्वी और पश्चिमी। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश हो गया, पूर्वी तो पूर्वी पाकिस्तान ही रहेगा। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ 1971 में, जो कि क्या है भैया जब युद्ध हुआ था, ये लोग क्या है जो बांग्लादेश ही अपना क्या है अपना एक प्रकार से शासन चाहता था, अपना एक देश चाहता था कि भैया हम अपना अलग देश बनाए, अपनी भाषा अलग बनाए, जैसा कि भारत के राज्य में जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया। लेकिन वो हालांकि अलग नहीं हुए, भाषा के आधार पर चेंज हुए हैं, भाषा के अलग आधार पर अलग राज्य बने हैं। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, तो ये सारे क्या है भारत के राज्य हैं जो कि भाषा के आधार पर चेंज हुए। लेकिन इनका एक अलग भैया था कि हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से। तो ये जो क्या था ये पूर्वी पाकिस्तान था, अभी भी इसका पूर्वी पाकिस्तान कहा जा सकता है, लेकिन इसका अलग स्वरूप हो गया बांग्लादेश का। समझ में आ गया, तो बांग्लादेश एक अलग देश है। समझ में आ गया, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको ऐसे ही देना है। उसके बाद में देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ। जो भारत में समाजवादी दल है इसका जो गठन हुआ ये कब हुआ, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए कांग्रेस के ही क्या है, कांग्रेस के ही समाजवादियों ने वर्ष 1948 में, जो कांग्रेस है इनके समाजवादियों ने वर्ष 1948 में कांग्रेस से अलग होकर क्या है, कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल का क्या है गठन किया। यहाँ पर देख सकते हैं 1948 में कांग्रेस से क्या अलग होकर जो समाजवादी दल का गठन किया गया। तो यहाँ पर भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतना लिख देंगे प्यारे विद्यार्थी, 2 नंबर कन्फर्म है। समझ में आ गया। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और भी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पर क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ एवं इसका क्या उद्देश्य था। यानी जो प्रथम आपका पंचवर्षीय योजना है ये कब प्रारंभ हुआ और इसका एक प्रकार से क्या है उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताना। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत
वर्ष 1951 में, वर्ष 1951 में हुई या 51 में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि क्षेत्र का विकास करना था, जिसके लिए बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में क्या है निवेश किया गया तथा भूमि सुधार पर क्या है बल दिया गया। यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसे कब प्रारंभ हुआ था, 1951 में प्रारंभ हुआ था। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य प्यारे विद्यार्थी क्या था, बांध एवं सिंचाई क्षेत्र में निवेश करना, समझ में आ गया, और भूमि सुधार पर बल दिया जाना। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था, इसका उद्देश्य यही था। पूछा जाए तो अपने शब्दों में भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। ये रहे कि आप किताबी भाषा से लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। आप अपने शब्दों में जितना अच्छा आप अपने शब्दों में प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जामिनर, उतना ही एग्जामिनर के लिए क्या होगा, एक प्रकार से अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, अच्छे नंबर के लिए। समझ में आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बॉम्बे प्लान का क्या था, यानी बॉम्बे प्लान क्या था। ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जाएगा। तो आंसर देखिए, भारत में वर्ष 1944 में उद्योगपतियों का एक संगठन बना, जिन्होंने देश में क्या है नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे क्या है बॉम्बे प्लान कहा जाता है। यानी क्या है, संयुक्त एक प्रकार से प्रस्ताव तैयार किया जिसे जो है बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ये बॉम्बे प्लान है 1944 में उद्योगपतियों के द्वारा संगठन किया गया था। समझ में आ गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया। यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद है, ये किसकी मध्यस्थता से सुलझाया गया, इसके बारे में इसका आंसर देना है। तो आंसर देखिए क्या है, विश्व बैंक की मध्यस्थता, यानी जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल विवाद क्या है सुलझाया गया। वर्ष 1960, यहाँ पर देखिए वर्ष 1960 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर क्या है हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर कब किया गया था भैया, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। जो आपका 18 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल विवाद है ये किसकी मध्यस्थता से पूछा यानी सुलझाया गया, तो आपका विश्व बैंक हो जाएगा। समझ में आ गया। कब सुलझाया गया था, 1960 में। तो भारत के भैया प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और जो जनरल अयूब खान थे, सिंधु नदी जल संधि पर क्या हस्ताक्षर किए थे, जो कि पाकिस्तान से रिलेटेड थे। समझ में आ गया। 18 नंबर प्रश्न था, इसका हमने आंसर दे दिया है। ऐसे ही इसका आपको आंसर लिखना है और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, बस आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। और क्या है, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। बस आप कमेंट कीजिए, जिस भी टॉपिक पर चाहिए, एनी भी टॉपिक पर चाहिए कमेंट कीजिए, हम वीडियो बनाएंगे। उसके बाद में देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ करने वाले देशों व उनके नेताओं का नाम बताइए। यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रारंभ करने वाले देश हैं या उनके क्या है नेताओं का आपको नाम बताना है। आपका देखिए जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, नासिर हो जाएंगे जो कि मिस्र से, मार्शल टीटो हो जाएंगे जो कि यूगोस्लाविया के हैं। समझ में आ गया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भैया क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आप लोग समझते होंगे कि भैया क्या है, हम किसी देश में नहीं है। पहला दुनिया आपका जो है भैया, पहला दुनिया हो जाएगा कौन, पहले दुनिया में आपके भैया जो अमेरिका हो जाएंगे, दूसरी दुनिया में रूस से रिलेटेड, लेकिन तीसरे जो कि भैया गुटनिरपेक्ष के हम किसी भी दुनिया में नहीं है, हमारा कोई भी स्वरूप नहीं है, एक हमारा अलग दुनिया, तीसरी दुनिया। तो भैया जवाहरलाल नेहरू यानी भारत से, और मिस्र भैया नासिर, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया से। उन नेताओं का नाम है, जैसा कि देख सकते हैं कौन से देश हैं और उनके नाम क्या है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे दोस्त। 20 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोकसभा भंग करने का निर्णय किन कारणों से किया गया। यानी जो दिसंबर 1970 है, इसमें इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जो लोकसभा भंग करने का निर्णय है ये किन कारणों से किया गया, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए, दिसंबर 1970 क्या 1970 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोकसभा भंग करने का निर्णय विचित्र क्या है, यहाँ पर निर्णय विचित्र व जोखिम भरा था। हालांकि इसके पीछे इंदिरा गांधी की क्या है निम्नलिखित रणनीति थी। इंदिरा गांधी की क्या थी भैया, निम्नलिखित रणनीति थी। यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका सरकार की छवि को क्या है प्रस्तुत करना, दूसरा है संसद में अपनी स्थिति को मजबूत करना। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि सन दिसंबर 1970 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लोकसभा भंग करने का निर्णय किन कारणों से किया गया,
तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको लिखना है। समझ में आ गया? ऐसे ही आंसर देना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, संविधान का अनुच्छेद 352 क्या प्रावधान करता है? इसके बारे में हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता दिया है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर आप देखिए क्या है। संविधान का अनुच्छेद 352, यहाँ पर देखिए संविधान का अनुच्छेद 352 यह प्रावधान करता है या करता है, सरकार युद्ध क्या है, प्राकृतिक आपदा व आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा या राष्ट्रपति की क्या सिफारिश पर कर सकती है। यहाँ पर जो 352 भैया जो प्रावधान है, अनुच्छेद है 352 अनुच्छेद के अनुसार भैया आपातकाल की घोषणा होगी। क्या कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की सिफारिशों पर किया जा सकता है। यहाँ पर किस चीज़ पर किया जाएगा भैया, किस चीज़ पर आपातकाल लगेगा? तो देखिए, सरकार युद्ध, प्राकृतिक आपदा व आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर राष्ट्रीय आपदा काल की घोषणा राष्ट्रपति की सिफारिश से क्या है, किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो 21 नंबर का सही आंसर इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुमत मिलने के पश्चात भी जनता पार्टी की सरकार ने सत्ता खो दी। जो बहुमत मिलने के पश्चात जो जनता पार्टी है, ये क्या है, बहुमत खो दी या जनता पार्टी सरकार ने सत्ता खो दी, इसके बारे में बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, बहुमत मिलने के पश्चात भी सत्ता खोने के दो कारण निम्न है। यानी जो बहुमत मिलने के पश्चात जो सत्ता खोने के जो दो कारण ये क्या है, निम्न प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से है। देखिए कौन कौन से वो कारक है। सबसे पहला आपका जनता पार्टी में क्या है, आपसी, यहाँ पर देखिए कलह का होना, आपसी जो कलह है इसको होना। दूसरा है जनता पार्टी के सहयोगी दलों में क्या है, तालमेल का अभाव। जो जनता पार्टी इसमें सहयोगी का क्या है, तालमेल का अभाव। ये क्या है, सत्ता खोने के दो कारण भी आपका पूछा जा सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको लिख देना है। समझ में आ गया? इसका भी हमने बता दिया आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तेईस नंबर क्वेश्चन देखिए, लंबे समय से चले रहे क्या है, लंबे समय से चल रहे किन्हीं दो पर्यावरणीय मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ये लंबे समय से चले आ रहे हैं भैया, तो इसके बारे में क्या पर्यावरणीय मुद्दों का उल्लेख करना है। तो आंसर देखिए, सबसे पहला आपका पर्यावरण संरक्षण संबंधी मुद्दों, जैसे चिपको आंदोलन, जिसमें क्या है, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाने की बात कही गई। ये सबसे पहला आपका क्या है, पर्यावरणीय मुद्दे है। दूसरा यहाँ पर देखिए क्या है, टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध चलने वाला आंदोलन, इससे क्या है, टिहरी शहर का पानी में डूबने का खतरा था। तो यहाँ पर जो देख सकते हैं स्टूडेंट, चिपको आंदोलन से भी रिलेटेड आपका प्रश्न आया है। चिपको आंदोलन के बारे में भी पूछा जा सकता है कि भैया चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन बेसिकली होता क्या, मैं आपको थोड़ा बता दूं। चिपको आंदोलन ये होता था, उत्तराखंड के द्वारा, शायद ये उत्तराखंड में चला था। चिपको आंदोलन में क्या होता था कि जो पेड़ की कटाई होती थी, तो वृक्षों की कटाई की रोक लगाने के बाद में क्या है, चिपको यानी पेड़ से जाकर लोग चिपक जाते थे, तो इसी को चिपको आंदोलन कहा जाने लगा। समझ में आ गया? तो ये टिहरी बांध परियोजना के विरुद्ध चलने वाला आंदोलन, इससे टिहरी बांध का पानी डूबने का खतरा था। तो ये लंबे समय तक चले आ रहे दो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जिनके बारे में हमने बता दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी आराम से देख सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। बैकग्राउंड वॉइस को आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, खासकर हमने आप लोगों के लिए मेहनत कर दिन रात मेहनत करके हमने वीडियो बनाया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। 24 नंबर देखिए, सिख विरोधी दंगों के क्या कारण थे। जो सिख विरोधी दंगे हैं, इनके कारण क्या थे, इसके बारे में बताइए भैया। कि जो सिख ने क्या है दंगे कराए थे, इसके कारण के बताइए, कारण के बारे में आपको बताना है। तो देखिए 31 अक्टूबर क्या है, 31 अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की क्या है, हत्या उनके ही सिख क्या है अंगरक्षकों, एक प्रकार से जो कमांडो हैं अंगरक्षकों के द्वारा कर दी गई। इसी घटना के परिणाम स्वरूप सिख विरोधी दंगे शुरू हो गए। क्या है, इसी क्या है भैया, जो ये आपका इसी सिख विरोधी इसी घटना के परिणाम स्वरूप कब इनकी मृत्यु हुई थी, 31 अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है के कारण प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी की हत्या, जो उनके भैया जो बॉडीगार्ड थे उन्हीं की क्या है अंगरक्षकों, यहाँ पर देख सकते हैं अंगरक्षकों के द्वारा कर दी गई, जो कि भैया सिख थे। इस घटना के परिणाम स्वरूप सिख विरोधी दंगे क्या है शुरू हो गए। तो ये 24 नंबर प्रश्न का आंसर था। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसका भी आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का, पोटा क्या है, व्हाट इज ये पोटा।
पोटा क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बाहर ही नहीं आएगा, आपके बुक से ही आएगा। समझ में आ गया, थोड़ा फिल्मी हो गया। देखिए, ये आतंकवादी गतिविधि क्या है, ये आतंकवादी गतिविधि निवारक अधिनियम है। इसे क्या है, इसे वर्ष 2002 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने बनाया। क्या है, टाडा कानून के स्थान पर इसे लाया गया। इसमें किसी व्यक्ति को अपराध के पूर्व भी क्या है गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को बिना अपराध के भी क्या है गिरफ्तार किया जा सकता है पोटा में। यहाँ पर देख सकते हैं पोटा क्या है, इसके बारे में आंसर हमने बता दिया है। पोटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। समझ में आ गया। तो इसमें हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है, जो कि आपके नागरिक शास्त्र की तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएगा। वीडियो में क्या है, महत्वपूर्ण जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है 5 नंबर का भी पूछा जाता है और 6 नंबर का भी पूछा जाता है, खासकर किसमें, नागरिक शास्त्र में। तो उसके बारे में हम वीडियो लेकर आए हैं और इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 12, देखिए स्टूडेंट, क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और आज का ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए हम महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। इसका मैं आपको उत्तर भी देने वाला हूँ, यानी प्रश्न सहित उत्तर भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, सबसे पहला जो आपका प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयारी की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सोवियत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। जो सोवियत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्या इसके बीच किसी एक प्रमुख अंतर को आपको उजागर करना है। आंसर देखिए कितने शब्दों में लिखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आंसर बहुत ही छोटा है, क्योंकि भैया 5 नंबर का प्रश्न है। जितने में पूछा गया है उतना में ही आंसर दीजिए, ज़्यादा आप लंबा चौड़ा मत दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। अभी ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में वेरी शॉर्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अब आपका सब्जेक्टिव आ जाता है, उसके बाद में लॉन्ग आएगा, तो काफ़ी क्वेश्चंस को आपको करना है, इसी में नहीं बाजे रहना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सोवियत अर्थव्यवस्था राज्य नियोजित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, जिसमें आर्थिक समानता पर क्या बल दिया गया था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। इसमें कृषि पूंजी पद्धति से की जाती थी, जो इसमें कृषि पूंजी है ये पद्धति से की जाती थी, जबकि जो सोवियत अर्थव्यवस्था में सामूहिक कृषि की जाती थी। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन बता रहा है कि भैया सोवियत अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच में अंतर बताना है, किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी आप समझ सकते हैं कि जो सोवियत अर्थव्यवस्था में, जैसा कि यहाँ पर बताया क्या गया कि जिसमें, ये देखिए क्या है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया गया। इसमें क्या है, कृषि पूंजी पद्धति पर की जो कृषि है पूंजी पर, यानी जो पूंजी होता था वो किया जाता था। लेकिन जब जो सोवियत अर्थव्यवस्था है इसमें सामूहिक कृषि की जाती थी। सामूहिक कृषि क्या होती थी, इसको हमने काफ़ी बार बता दिया है, इसके बारे में आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को रात तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम आपकी तैयारी को क्या है अच्छे लेवल के लिए लेकर जाना चाहते हैं। इसीलिए मैं क्या पर डे वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, लेट नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी हो रहा है, जुकाम खांसी या मैं बीमार पड़ रहा हूँ, लेकिन आपकी जो तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि भैया यही वो समय है जो आप क्या है अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो है इसको बर्बाद करने में लगे चुके हैं, बर्बाद करने में लगे हैं। तो भैया बर्बाद मत कीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट है, क्या है रिक्वेस्ट इसलिए स्टूडेंट क्योंकि फेल हो सकते हैं आप। ये 12th है, वो हाई स्कूल नहीं कि 180 नंबर आपको स्कूल की तरफ फ्री मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो लिखित होगा वही आपको मिलेगा। समझ में आ गया। और हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने बताया है कि कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल पर देख लीजिएगा, नहीं तो सर्च करेंगे बाई शिवम स्टडी नॉलेज लिख देंगे, वो वीडियो हमारा मिल जाएगा। समझ में आ गया। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार कार्यान्वित किया, इसके बारे में बताइए। जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है ये किस प्रकार से कार्यान्वित किया, इसके बारे में आंसर देना है। आंसर देखिए क्या है, यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह कार्य करता है। विशाल राष्ट्र राज्य की तरह जो ये कार्य करता है, इसकी अपनी एक सच्ची मुद्रा जिसको हम यूरो भी कहते हैं, जो कि जापान के या रूस में, देखिए यूरो झंडा, राष्ट्रगान एवं
स्थापना दिवस है, इसने अपने राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रभाव निम्न प्रकार से कार्यान्वित किए हैं। जो राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव है ये निम्न प्रकार से जो है कार्यान्वित किए हैं। सबसे पहला देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। जो भैया ब्रिटेन और क्या जो फ्रांस है ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, जो कि यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संघ के कई अन्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी, क्या है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी। और भी इसमें क्वेश्चन है, देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं जिसके कारण यूरोपीय संघ अमेरिका व अन्य देशों की नीतियों को क्या प्रभावित करता है। जो अमेरिका और अन्य देशियों की नीतियां हैं इनको भैया क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद में दूसरा इसमें पॉइंट है, देखिए चीन ने क्या, चीन के मानवाधिकारों को उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मुद्दों पर यूरोपीय संघ ने धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने के स्थान पर कूटनीति, आर्थिक निवेश तथा बातचीत जैसी प्रभावकारी रणनीति को अपनाया है। यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था पहले समझिए, आपको क्वेश्चंस को समझना है फिर इसका आंसर देना है। देखिए समझ लेंगे तो आप अपने बनाकर भी लिख सकते हैं। ये रहे कि भैया आप किताबी भाषा से ही लिखिए, एग्जामिनर वही देखना पसंद करेगा। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब आप अपने शब्दों में कितना सरल बना सकते हैं ये एग्जामिनर देखता है। समझ में आ गया। देखिए प्रश्न पूछा गया था कि यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार कार्यान्वित किया, इसके बारे में आपको आंसर बताना है। तो आंसर देखिए, राजनीतिक क्या है, सबसे पहले यूरोपीय संघ क्या होता है इसके बारे में बताया, और क्या है राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या था, इसमें दोनों कारण को हमने स्पष्ट कर दिया था। एक आपका कूटनीतिक है और एक आपका राजनीतिक भी समझ सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा प्रश्न का भाई आंसर हमने दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को रोक कर भी आप स्टूडेंट ज़्यादा जानकारी के लिए प्रश्नों को समझ सकते हैं। समझ में आ गया। देखिए अगला क्या है, प्रश्न नंबर 3 है, बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण बताइए। जो बांग्लादेश है भैया, जिसको हम पूर्वी पाकिस्तान क्या है, पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश के उदय के मुख्य कारण क्या है, इसको बताइए। आंसर देखिए, वर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। जो गृह युद्ध है पूर्वी पाकिस्तान में ये शुरू हो गया, जिसके कारण पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियां थी। पश्चिमी जो थी कौन सी भैया, जो कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, जो कि अब बांग्लादेश, जैसा कि हमने बताया 1971 में आज़ाद हो गया था। किससे, पश्चिमी पाकिस्तान से। अब पूर्वी पाकिस्तान वो बांग्लादेश के नाम से कहलाता है। तो देखिए नीतियां थी, बांग्लादेश का उदय इन्हीं नीतियों का परिणाम था, जिसके कारण निम्नलिखित है। देखिए सबसे पहला है अयूब खां के बुनियादी लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानियों का क्या, मोह भंग होना। जो अयूब खां है इसके बुनियादी लोकतंत्र के प्रति पाकिस्तानियों का मोह भंग होना। दूसरा देखिए क्या है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की भौगोलिक दूरी के कारण, पूर्वी और पाकिस्तान के भौगोलिक जो दूरी के कारण दोनों भागों की संस्कृति में अंतर होना। जैसे कि भैया अब ये बांग्लादेशी बंगाली पसंद करते हैं, लैंग्वेज भी और उनका अलग अलग धर्म है, लेकिन जो पश्चिमी पाकिस्तान है उनका वो क्या कह रहे थे कि उर्दू सीखो। अब देखिए अलग अलग जो लैंग्वेज, जैसे कि हमारे इंडियाज में 18 लैंग्वेज बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम में जो 18 भाषाएं बोली जाती हैं, साउथ इंडिया हो गया, एक नॉर्थ इंडिया हो गया। दो भागों में जो है हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं, दो भागों में है, एक नॉर्थ इंडिया एक साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो है हमारा हिंदी सबसे ज़्यादा भाषा क्या है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जैसा कि हमने आपको बताया। और नॉर्थ इंडिया में क्या होगा आपका मलयालम, कन्नड़, उसके बाद में तेलुगु, तमिल, जो भी लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है। तो हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के गुजराती हो गया, सभी प्रकार के बंगाली हो गया, सभी प्रकार की लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो उस प्रकार से जो है भैया, जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, और जो कह रहा है कि कश्मीर हमारा है, तो वो जो जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है, ये इसको कह रहा था, जिसको बांग्लादेश अभी प्रेजेंट टाइम में है, इसको कह रहा था कि उर्दू सीख लीजिए। तो उर्दू के लिए वो मना कर दिया कि भैया हम अपना अलग देश बनाएंगे, हम अलग स्वतंत्र होना चाहते हैं। तो इसी के कारण क्या, भौगोलिक दूरी के कारण दोनों भागों में क्या संस्कृति का भी अंतर होना था। हमने बता दिया कि भैया ये जो अभी बांग्लादेश है इसका अलग संस्कृति था और ये अपना एक अलग स्वतंत्र देश बनना चाहता था। तो बन गया 1971 में। यहाँ पर देखिए वर्ष 1970 के चुनाव के बाद पाकिस्तान के सैनिकों पाकिस्तान के सैनिक शासकों ने बंगालियों की न्यायोचित मांगों को ठुकराना स्टार्ट कर दिया। जो बंगालियों ने न्यायोचित मांगों को क्या है, ठुकराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में देखिए और भी है, यहाँ पर देखिए इसमें डिटेल में आंसर दिया हुआ है। 1970 वाला देखा आपने, ये देखिए। उसके बाद में देखिए क्या है, वर्ष 19 से देखिए बांग्लादेश का जो मुख्य कारण है, इसमें हम पूरे आपको बताएंगे, जिस शब्दों में लिखना है
देखिए, वर्ष 1971 के गृह युद्ध के कारण लाखों जो शरणार्थियों का भारत आना और भारत द्वारा उन्हें शरण देना, जो 1971 का युद्ध हुआ था भैया, और 1971 में ही बांग्लादेश जो है आज़ाद हुआ था। समझ में आ गया? 1971 में जो बांग्लादेश ये आपका आज़ाद भी हुआ था शायद। तो देखिए, 1971 के गृह युद्ध के कारण जो लाखों शरणार्थियों को भारत आना और भारत द्वारा क्या है उन्हें शरण देना, ये हो गया। उसके बाद देखिए, शरणार्थियों को शरण देना भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के उदय का कारण बना, यानी जो पश्चिमी जो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान है, जैसा कि दलाई लामा को हमने क्या है एक शरण दे दिया था 1959 में, 1959 में दे दिया। तो चीन का क्या है भारत के साथ में जो है क्या है एक प्रकार से गलत नज़रिए से हो गया कि भैया इसने क्यों दिया, भारत ने क्यों दिया दलाई लामा को। सेम उसी प्रकार से जब बांग्लादेश को भारत ने क्या है एक प्रकार से शरण दिया जाए, इनके जो बांग्लादेश के व्यक्तियों हैं उनके क्या है पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा जब उनके ऊपर क्या है एक प्रकार से अत्याचार किया जा रहा था बांग्लादेश के लोगों के पास, तो वो क्या भारत में आकर बसने लगे। तो उनके द्वारा क्या है शरणार्थियों को शरण देना भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के युद्ध का कारण बना। समझ में आ गया? ये युद्ध का कारण क्यों बना कि भैया हमने बांग्लादेश को आपने क्यों दिया, हमारे हाथों मरने देते। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए तीसरा क्या है, देखिए 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भारत के जो हवाई अड्डे इस पर हमला कर दिया। उसके बाद में देखिए क्या है, भारत द्वारा जवाबी हमले को पाकिस्तान झेल नहीं पाया। जो भारत द्वारा जो जवाबी हमले हैं इसको जो पाकिस्तान है वो झेल नहीं पाया और युद्ध हार गया। इस युद्ध में पश्चिमी पाकिस्तान की हार ने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश बना दिया, जैसा कि हमने बताया आपको बांग्लादेश के रूप में वो मान्यता दे दिया गया 1971 में। समझ में आ गया स्टूडेंट? देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने समझा दिया, डिटेल से मैंने समझाने का प्रयास किया ताकि आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो सके और आप अच्छी से समझ पाए। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की केवल 5 सदस्य, जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है इनके केवल 5 सदस्य देशों के वीटो का अधिकार प्राप्त है, क्यों? यानी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के केवल 5 सदस्य हैं इन्हें देश के जो वीटो प्राप्त है अधिकार है, ये क्यों है, इसके बारे में आपको आंसर देना है। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य 4 देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन को वीटो का अधिकार प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये देश विजेता एवं सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरे थे। द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था भैया उसके सामने जो हमारा भैया जो चीन है, अभी भारत के पास प्रेजेंट टाइम में मैं बात करूँ तो वीटो पावर नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है। ये जो चीन है वो मना कर दे रहा है, जिसे सहमति से जो वीटो पावर होता है क्या है 5 लोगों की सहमति से होता है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है। तो जब है सब ये जो चारों तो मान जाते हैं, क्या है चारों मान जाते हैं, लेकिन चीन नहीं मान रहा है, तो जैसे 5 लोगों का समर्थन उसमें आवश्यक है। जब वो 5 लोगों समर्थन हो गए तभी जो भी देश को, जैसे भारत को वीटो पावर नहीं है, जब ये 5 देश क्या है समर्थन हो गए कि भैया भारत को वीटो पावर देना चाहिए, तो वहाँ पर वो क्या वीटो पावर भारत को मिल जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी देश मना कर देता है तो वहाँ पर नहीं मिलेगा। सेम वही पूरा सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए वीटो का अधिकार प्राप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश क्या है भारत, जो यहाँ पर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश विजेता एवं सर्वाधिक शक्तिशाली बनकर उभरे थे। इसके अतिरिक्त जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों का विशेष अधिकार दिया गया। जैसा कि हमने बताया 5 लोगों का इसमें क्या है मान्यता दिया जाता है। इनमें से कोई भी एक खारिज कर देता है कि इसको वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? 5 है, 4 ने हाँ किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 4 ने हाँ किया है, एक ने मना कर दिया, वहाँ पर वो खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसमें भैया 5 की सहमति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी उस देश को वीटो पावर दिया जा सकता है। समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर आपका, आप 5वां प्रश्न कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5वां प्रश्न क्या है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और क्यों की गई? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, ABM, हमने फुल फॉर्म बताया था ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, फुल फॉर्म भी इसका पूछा जाएगा।
देखिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कब और क्यों की गई, इसका आंसर देखिए। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि वर्ष 1972 में हुई थी। इसमें अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों के रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करने पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया था। दोनों ही देश इस संधि के अंतर्गत, जो दोनों देश हैं, कौन था भैया, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जो कि भैया 15 देशों में क्या है, बट चुका है, जो कि पहले रूस सबसे था, अब 15 देशों में बट चुका है। 15 देशों का नाम भी मैंने बताया हुआ है, लेकिन आप सुन लीजिए फिर से। एक कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उसके बाद में रूस, और भी सारे जो देश हैं, बहुत सारे देश हैं, इसमें 15 देश हैं। देखिए, तो अमेरिका और जो सोवियत संघ, जो कि जैसे कि मैंने बताया 15 देशों में बट चुका है सोवियत संघ। अब ये आपका रूस हो गया, अलग अलग जो देश हो चुके हैं। तो देखिए, कवच के रूप में प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। दोनों ही देश इस संधि के अंतर्गत सीमित संख्या में रक्षा प्रणाली तैनात कर सकते थे, लेकिन इस संधि ने दोनों देशों की ऐसी रक्षा प्रणाली को व्यापक उत्पादन पर क्या है, रोक लगा दी। जो व्यापक उत्पादन है, इस पर दोनों देशों ने रोक लगा दी। यही एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि कहलाती है। क्यों की गई, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। पूरी डिटेल में हमने जानकारी दी है। वीडियो को आप रोक कर भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए, समझ में आ गया। तो हमने पांचों प्रश्न को बता दिया, जो कि 5 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। क्वेश्चन विथ आंसर हम बता रहे हैं, ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा जो आपकी तैयारी को बेहतर बना सके। इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में पेपर देने वाले हैं, हम उनके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपकी पूरी बुक से लिए गए प्रश्न हैं। हर एक चैप्टर का महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। काफ़ी स्टूडेंट का डिमांड था इस वीडियो के लिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए, तो आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। बोर्ड एग्जाम में 100% पक्का यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। तो चलिए, नागरिक शास्त्र का सबसे पहला प्रश्न है, द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में से सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। यानी जो आपका द्रविड़ आंदोलन है, आपने पढ़ा होगा, जो आपका नागरिक शास्त्र है और जो लास्ट में चैप्टर है आपका, उसी में ये दिया हुआ प्रश्न है कि द्रविड़ आंदोलन भारत के जो क्षेत्रीय आंदोलन है, जैसे भारत का, जैसे द्रविड़ एक आंदोलन अलग हो गया और भारत का क्षेत्रीय आंदोलन एक अलग हो गया, तो सबसे ताकत आंदोलन कौन सा था दोनों में से, ये आपको समझाना है। ये आपका NCERT का प्रश्न है। देखिए, NCERT से बुक से लिया गया प्रश्न है और 2018, 19 और पिछले साल भी ये प्रश्न आया था, जो कि ये प्रश्न है फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स का, आप उसको लिख लीजिए। उसके बाद में आप बाद में याद कीजिएगा। आपके लिए एक लास्ट में सरप्राइज है, मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी क्वेश्चंस को किस तरह से आप याद करेंगे, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है। ये आपका नागरिक शास्त्र का दूसरा प्रश्न है, भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष विपक्ष में, जो भारत का अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे जाति, जनजाति, उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो भारत में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं, इसमें जो आरक्षण देने में पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए, यानी हमें अपना तर्क देना है। तो इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, मैं जितने भी स्टूडेंट प्रश्न बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है और मैं चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ। यदि इन्हीं में से यदि आप तैयार कर लेते हैं, मैं जितने भी प्रश्न इसमें बताऊँगा तैयार कर लेते, तो मेरी गारंटी है आपका बोर्ड एग्जाम में क्या है 16 नंबर, क्योंकि 16 नंबर का ही प्रश्न होता है, 8 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है, 16 नंबर आपका 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 नंबर कोई भी नहीं काट सकता बोर्ड एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है, 100% की गारंटी है, यदि आप इनमें से पढ़कर जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से जो दूसरा प्रश्न है आपका 2020 और क्या 22 में पूछा गया था ये प्रश्न, दूसरा नंबर। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने नर्मदा घाटी की, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये कई प्रकार के आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और कई प्रकार से क्या होते हैं प्रश्न, क्या घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। आपने पढ़ा होगा, तो मैं बता दूं आपका ये प्रश्न जो है काफ़ी घुमा फिरा कर पूछा जाता है। मतलब एक जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक परिभाषा लिखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। तो सब क्या है, एक ही है प्रश्न, क्या है आपको एक ही, जैसे अब आ गया नर्मदा बचाओ आंदोलन,
घाटी परियोजनाओं के खिलाफ क्या था, इसके बारे में बताइए। विरोध क्यों हुआ, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये सब क्या है, प्रश्न एक ही है और प्रश्न क्या है, एक है, लेकिन घुमा फिरा दिया गया है और इसका जो आंसर होगा सिर्फ एक ही लिख दीजिएगा। सारे का जो आपका अथवा लगकर पूछा जाता है सारे का एक ही आंसर मिल जाएगा और 8 नंबर एग्जामिनर आपको देकर क्या है आगे बढ़ जाएगा। ये एनसीईआरटी का लिया गया प्रश्न है, 2017 में, 18 में और 22 में पूछा गया था ये प्रश्न, तीसरे नंबर वाला। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 1967 में हुए चौथे आम चुनावों का सविस्तार वर्णन कीजिए। जो 1967 में हुए चौथे आम चुनाव था, इसका हमें सविस्तार में क्या करना है, वर्णन करना है। 2022 में और 23 में पूछा गया प्रश्न था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट, मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ इसको आप एक प्रकार से आप पहले कॉपी में लिख लीजिए, बाद में मैं बताऊँगा कि आपको किस तरह से याद करना है, क्योंकि ये सब प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, खासकर जो नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के स्टूडेंट हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं। 5वां प्रश्न देखिए क्या है, भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे। जो भारत और चीन है इसके बीच में जो विवाद के प्रमुख जो मुद्दे हैं, इसके आपको संक्षेप में बताना है कि इसका क्या है, इसका ये प्रमुख मुद्दा है। और इसका जो शब्द सीमा होता है शायद 200 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होता है, 200 से 250 शब्दों में एक प्रश्न का। और ये 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं नागरिक शास्त्र में खासकर, क्योंकि 5 टाइप के आपके प्रश्न होते हैं, लेकिन ये जो होता है सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी अथवा लगकर। दोनों में से जैसे अब यहाँ पर मैं अथवा लगाकर आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये अथवा लगा है, अब अथवा लगा है तो चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, मिलना आपको 8 ही नंबर है। तो समझ में आ गया, दोनों में से कोई एक ही करना रहेगा, 8 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। तो 5वां प्रश्न भी आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नीति आयोग। क्या है, नीति आयोग से क्या तात्पर्य है, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि नीति आयोग ये है, इसका तात्पर्य है, तो इसका हमें क्या करना है, प्रमुख उद्देश्य बताना है। ये आपका एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो 6 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग का तात्पर्य आपको बताना है और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं इसका आपको संक्षेप में इनकी जानकारी देना है, सीरियल वाइज से। क्या है, सीरियल वाइज से देंगे तो आपको क्या है ज़्यादा आसानी होगा और एग्जामिनर भी काफ़ी चीज़ समझेगा। 7वां प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने पेश चुनौतियां का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी 1947 में हमारा भारत देश जो है आज़ाद हुआ, किसके, ब्रिटिश लोगों के चंगुलों से। तो स्वतंत्र भारत के बाद में जो भारत के सामने पेश चुनौतियां थीं वो कुछ इस प्रकार की चुनौती थी, जैसे भारत का बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश, उसके बाद में काफ़ी सारे युद्ध हुए, युद्ध की पीड़ा और उसके बाद मानसिकता से कारण के जो मानसिकता के कारण, उसके बाद में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कुछ इस प्रकार से 4-5 सामने आप लिख देंगे चुनौतियां, तो आपको एग्जामिनर 8 नंबर बड़े ही आसानी से देगा। और हमने इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ के कुछ चैप्टर वाइज यदि आपने पढ़ा होगा, हमारा सिलेबस एक प्रकार से हमारा एक इंपॉर्टेंट वो चल रहा है चैप्टर सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहे हैं। चैप्टर 5 तक नागरिक शास्त्र के सभी प्रश्नों को हमने करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाकर हमारे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। चैप्टर वाइज से पढ़ेंगे तो आपका एक ज़्यादा आसानी होगा और आपको ये पता होगा कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न लिया गया है। तो आप चैप्टर वाइज प्रश्न लिखिएगा, लेकिन फिलहाल आप ये आज का इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इतना जो मैं बताने वाला हूँ इतना प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपका 16 नंबर क्या है, 16 नंबर कोई भी नहीं काट सकता, कोई भी नहीं। देखिए 8वां प्रश्न क्या है आपका, पर्यावरण के मसले पे भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन कीजिए। पर्यावरण के मसले यानी पर्यावरण का मसला है, अब वो किस तरह से मसला है पर्यावरण के मसले के बारे में। अब जैसे कोई भी प्रकार का मसला हो सकता है, यहाँ पर कौन से प्रकार के, कोई भी प्रकार का मसला हो सकता है। तो यहाँ पर आपको जैसे पर्यावरण से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी कि भैया ये पर्यावरण की जानकारी है, और इसके पक्ष में आपको पूरी चीज़ें बतानी होगी कि ये सारी चीज़ें हैं और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, और ये क्या है, पर्यावरण के लिए हानिकारक है और लाभदायक है। तो पर्यावरण पे मसले पर जो भारत का पक्ष था कि भैया पर्यावरण हमारे लिए दूषित, किस तरह से दूषित हो रहा है, तो पर्यावरण के पक्ष पर सविस्तार आपको वर्णन करना है। 2021 में प्रश्न पूछा गया था, 22 में और 23 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, 8 नंबर प्रश्न, इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न,
नागरिक शास्त्र का। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों का विवरण दीजिए। मुख्य जो अंग थे इसके आपको विवरण देना है यहाँ तक। उसके बाद में सुरक्षा परिषद के कार्यों की विवेचना कीजिए। जो सुरक्षा परिषद है इनका कार्यों का आपको विवेचना करना है। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न, इसको लिख लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ चुनिंदा प्रश्न है। वैसे देखा जाए नागरिक शास्त्र में आपके दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं यानी लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है हम उसी को बता रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालिए। जैसे भारत और उसका पड़ोसी देश, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। अब जैसे पड़ोसी देश के मामले में मैं आपको बता दूं थोड़ी। पड़ोसी देश आपका क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब जो है हमारी भारत के क्या है, पड़ोसी देश हैं। अब पड़ोसी देश के बीच में जो भारत का संबंध है वो किस तरह से संबंध है, ये इसके बारे में आपको बताना, इसके बारे में आपको जानकारी देना है कि भैया भारत और नेपाल का ये संबंध है, भारत और पाकिस्तान का ये संबंध है, श्रीलंका का ये संबंध है, भूटान का ये संबंध है। तो आपको पूर्ण रूप से क्या है, इसका आपको जानकारी देनी पड़ेगी, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, इस पर आपको प्रकाश डालना है। छोटा छोटा करके सारी चीज़ें लिख लीजिएगा, 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। NCERT का प्रश्न है, लगातार 16, 17, 21 और 22 में पूछा गया था प्रश्न, जो 10 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा, शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित व्याख्या कीजिए। यानी शीत युद्ध आप लोगों को पता होगा, हमने काफ़ी बार बताया कि शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध के बाद भारत और जो चीन है, चीन के संबंधों में क्या बदलाव आए थे, कारण सहित, यानी इसका कारण भी करना है और इसका व्याख्या भी करना कि भारत का ये बदलाव था, चीन का ये बदलाव था और कारण क्या था, ये दोनों देशों के बीच में शीत युद्ध का करने का आपको इसका व्याख्या करना है, कारण भी बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2020 और 21 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लगातार 2 प्रश्नों को बता दिया हूँ कि 2-3 प्रश्नों को बता दिया हूँ कि ये 2023 में आया होगा। तो आप लोगों को भी पता होगा कि अथवा लगकर ज़्यादा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि अथवा लगकर, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था, चाहे आप ये ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, दोनों में आपको एक ही करना है 8 नंबर के लिए। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा और काफ़ी स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे। देखिए इसका हमने क्या है, क्वेश्चन विथ आंसर नहीं लाया, इसका आंसर लेकर आता तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। ऑलरेडी हमने एक महातांडव क्लास चलाया हुआ है, नहीं देखा है अभी, लमसम में 5 से 6 दिन हुआ है, तो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उस पर भी हमने क्या है, सारी चीज़ें बताई हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और लघु उत्तरीय प्रश्न 2, दोनों को हमने क्वेश्चन विथ आंसर बताया है। नहीं जाकर देखा है तो जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है। 12 नंबर प्रश्न है, सार्क थेरेपी क्या थी। जो सार्क थेरेपी है ये क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था। इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका आंसर देना है। NCERT का प्रश्न है, 2019, 21 और 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। NCERT से सारे क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। उसके बाद में देखिए 13 नंबर प्रश्न, भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। जो कांग्रेस है, भारत के जो 3 आम चुनावों में कांग्रेस क्या है, कांग्रेस आपको पता होगा पंजा वाला, कांग्रेस में जो प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में जो विपक्षी दल है उनके विपक्षी दल कौन कौन से थे, इनके बारे में आपको भूमिका क्या थी बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, 13 नंबर, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि भैया आपको किस तरह से याद करना है, बहुत ही कमाल की ट्रिक हम आपको देंगे। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न देखिए, मूलवासी से आप क्या समझते हैं। मूलवासी से आप क्या समझते हैं, उनके अधिकारों का उल्लेख करिए कि ये इनका अधिकार है, इनके बारे में ये सारी चीज़ें हैं, इनका अधिकार का आपका उल्लेख करना है। 2023 में प्रश्न पूछा गया था, यानी पिछले साल ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना कीजिए।
आपको विवेचना करना कि ये एक ध्रुवीय विश्व है और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र है, क्योंकि नागरिक शास्त्र है तो भैया नागरिक से रिलेटेड और इंटरनेशनल वाला इसमें सारा फंडा रहता है कि ये देश ये चाहता है, दूसरा देश ये चाहता है, तो नागरिक के एक नागरिक का क्या अधिकार होना चाहिए, उसी के ऊपर सारी चीज़ें आपका सब्जेक्ट आधारित है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हमने भी क्लास 12 में लिया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर सब्जेक्ट था और पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हम आप लोगों के लिए भी ये सब्जेक्ट आसान बना देंगे, पढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा, बस आपको हमारा साथ देने रहता है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए, बाद में आप टिक लगाकर क्या है प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ स्थान की विवेचना आपको करना है, तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, दक्षेश सार्क से आप क्या समझते हैं। जो दक्षेश सार्क है इससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इनकी संरचना प्रणाली को समझाना है, यहाँ तक आपको क्या इसका एक प्रकार से परिभाषा देना है। दक्षेश जिसको ब्रैकेट में हम शार्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शार्क। अब वो वाला शार्क नहीं जो मछली वाला है, ये शार्क दूसरा आ जाता है। तो दक्षेश शार्क से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको सबसे पहले परिभाषा इसको दे देनी है। इसके संरचना प्रणाली को आपको पॉइंट के हिसाब से कि 1 2 3 इसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है 2020 और पिछले साल भी ये प्रश्न पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। जो भारत और पाकिस्तान है इसमें जो संघर्ष, जैसे अब चीन के बारे में भी पूछा जा सकता है तो उसके बारे में भी बताएंगे। फिलहाल हम भारत और पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, इसके मध्य संघर्ष जो हुए, संघर्ष क्या हुए, प्रमुख कारण आपको बताना है। पॉइंट वाइज के हिसाब से कारण बताइएगा। हमने जो महातांडव क्लास बताया उसमें हमने क्या है लिखा है कि किस तरह से आपको आंसर देना है। यदि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो उसका आंसर आपको किस तरह से देना है उसमें हमने बताया हुआ है पूर्ण रूप से, जाकर वो वीडियो भी देखिएगा। फिलहाल आप ये इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए और मेरी गारंटी है यदि आप इसमें 20 ही प्रश्न हमने बताए हैं दीर्घ उत्तरीय के, और इन 20 प्रश्नों को यदि आप कल याद कर लेते हैं तो आपका क्या है 16 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। एक ना एक तो आपका फंस जाएगा और क्या है 16 नंबर वो देकर जाएगा, ये आपको याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य आपको संघर्ष बताना है, इसके कारणों की विवेचना करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है 2015 में पूछा गया था, 17 और 19 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 18 नंबर प्रश्न देखिए हमारा, यहाँ पर देखिए 18 नंबर, सोवियत संघ के विघटन के परिणामों का उल्लेख कीजिए। जो सोवियत संघ है इसके विघटन के परिणामों का आपको उल्लेख करना है, उल्लेख कीजिए। 2019 में प्रश्न पूछा गया था, 22 और 21 में भी ये प्रश्न क्या है पूछा गया था, सोवियत संघ विघटन। ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका उससे शायद लिया गया प्रश्न है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर से लिया गया ही प्रश्न होगा सोवियत संघ। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चलिए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भारत चीन संबंधों को सविस्तार समझाइए। अब भैया भारत चीन संबंध तो आपको पता ही होगा, अति लघु उत्तरीय भी हमने काफ़ी बार बताया कि भारत और चीन का संबंध किस तरह से है, लेकिन आपको यहाँ पर आंसर बड़े में देना होगा। वहाँ पर हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, लेकिन यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से बड़े में इसका आंसर देना पड़ेगा, जिसके लिए एग्जामिनर आपको क्या कितने नंबर देगा, 8 नंबर देगा स्टूडेंट। समझ में आ गया। भारत चीन जो संबंध है बताइए, भारत के बीच में और चीन के बीच में कौन कौन से संबंध हुए, क्योंकि फिलहाल संबंध तो ठीक नहीं है, खराब ही चल रहे हैं, तो खराब ही संबंध के बारे में आपको जानकारी लिखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खासकर जो नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं और जो इस बार पेपर देने वाले हैं। हमारा टारगेट है 95 आपको दिला कर रहे हैं। टारगेट को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत कीजिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, इसी में आपको मेहनत जमकर करना है। 20 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए 20 और हमारा आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, भारत की दशा। देखिए थोड़े बड़े में दिया हुआ है लेकिन घबराना नहीं है आपको। देखिए भारत की विदेश नीति का निर्माण शांति और सहयोग के सिद्धांतों को आधार मानकर हुआ, लेकिन 1962 और 71 की अवधि यानी महज 10 सालों में भारत को 3 युद्धों का क्या सामना करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि ये भारत की विदेश नीति की असफलता है? जो विदेशी नीति होती है क्या इसकी असफलता यानी पूर्ण रूप से असफलता, अथवा आप इसे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम मानेंगे? आपके मतव्य के
पक्ष में तर्क दीजिए, यानी अपने अनुसार बताइए कि भैया आपका क्या है, लेकिन किताब की भाषा में आपको दिया होगा लेकिन उसी के हिसाब से दीजिएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अपने भी अनुसार लिख सकते हैं। आप पहले प्रश्न का आंसर को समझ लीजिए, फिर आप अपने शब्दों में भी इसका आंसर अलग तरह से लिख सकते हैं। ये 20 नंबर प्रश्न है, थोड़े बड़े में दिया हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट इसी को घबरा जाते होंगे देखकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और 2023 यानी पिछले साल पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, 22 और 19 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो थोड़े बड़े में दिया हुआ है, घबराना नहीं है, इसका आंसर भी आपको थोड़े बड़े में देना होगा। तो 20 नंबर प्रश्न है, इसको हमने बता दिया है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ 20 ही प्रश्न था, जो कि दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न था, जो आपके लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं उन्हीं पर ये था। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। मैं जितने भी प्रश्नों को बताया हूँ कॉपी में लिख लीजिए, और हमने लास्ट में आपको बताया था कि किस तरह से आप याद करेंगे। याद करने का सबसे आसान तरीका है भैया, क्या करिए, लिख कर याद कीजिए। क्या कीजिए मैं आपको बता दूँ, जैसे 4-5 लाइन क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, पहले आप याद कर लीजिए 4-5 लाइनों को। उसके बाद में एक कॉपी में, आप कॉपी में क्या है लिख लीजिए, कॉपी में फिर याद कीजिए, फिर लिखिए, कॉपी में फिर याद कीजिए, फिर लिखिए। इससे क्या होगा, 2 फ़ायदा होगा। एक आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, और एक आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी याद होगा, ये आपको याद रखना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करने का यही तरीका है, और मैंने भी जब पेपर दिया था तो मैं भी इसी तरीके से याद करके गया था। तो स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपका ये वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।